आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम भी उतरा इजराइल के खिलाफ। बेल्जियम पार्लियामेंट में उठी इजराइल पर लगाम लगाने की मांग। मस्जिदों और मदरसों में गूंजा जनगण मन। यौम आजादी का जश्न मनाते दिखे मदरसे के तलबा। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास बड़ा हादसा। हुमायूं के मकबरे में एक दीवार गिरने से 5 टूरिस्ट की मौत। दिल्ली दंगों में लगे थे संगीन इल्जाम। 5 साल बाद 3 बेगुनाह मुसलमान बाइज्जत बरी। संभल में मुसलमानों ने निकाला चेहल्लुम का जुलूस। तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को दिया सख्त पैगाम। बांग्लादेशी बताकर बंगाली मुस्लिमों को मुल्क से बाहर भेजने पर बवाल। एससी ने रियासत सरकारों से पूछे सख्त सवाल। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी। सियासी रहनुमाओं ने साबिक पीएम को पेश की खिराजे अकीदत। पीएम मोदी ने अपने खिताब में आरएसएस की तारीफ की। राम माधव बोले आरएसएस की मुखालिफत सियासी फायदे के लिए। तेजस्वी बोले हमारे पास शिकायतें सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया जवाब। एनसीईआरटी मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस ने एनसीईआरटी के दावों पर उठाए सवाल। झारखंड के तालीमी वजीर रामदास सोरेन का इंतकाल। दिल्ली में चल रहा था इलाज। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग पर हुई बातचीत। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में इजराइल की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ अब एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने भी नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल बेल्जियम के वजीर खारजा ने मुल्क की पार्लियामेंट में गजा में बिगड़ती इंसानी हालत पर मांग उठाई कि अब वक्त आ गया है कि बेल्जियम जल्द से जल्द फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते हुए उसे तस्लीम करे, इससे पहले कि फिलिस्तीन में तस्लीम करने लायक कुछ ना बचे। बता दें कि बेल्जियम के इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। इसके बावजूद बेल्जियम में फिलिस्तीन के लिए इतनी बड़ी मांग उठना ये दिखाता है कि अब इजराइल की जंगी पॉलिसी से उसके हामी भी तंग आ चुके हैं। ये नेतन्याहू के लिए तगड़ा झटका है कि एक के बाद एक उसके तमाम हामी उसकी मुखालिफत में उतर रहे हैं। गजा में इजरायली हमलों और नाकेबंदी से जो खतरनाक इंसानी सूरत हाल पैदा हुई है उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। गजा में ऐसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया का ज़मीर हिल गया है, जिसके बाद दुनिया के कई छोटे बड़े देशों ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। इन मुल्कों की एक बड़ी फहरिस्त बनती जा रही है। कई मुल्क इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। नेतन्याहू के लिए मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ से वो हमास हूती के हमलों से बुरी तरह से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के मुल्कों ने उसका साथ छोड़कर फिलिस्तीनी मुल्क को तस्लीम करने का रास्ता हमवार कर दिया है। अब इसी सिमत में एक और बड़े यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने भी इजराइल के खिलाफ जाते हुए फिलिस्तीनी रियासत को कायम करने के लिए आवाज उठाई है। द क्रेडल के मुताबिक बेल्जियम के वजीर खारजा मैक्सिम प्रिवोट ने पार्लियामेंट में गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इमरजेंसी बहस के दौरान कहा कि मुल्क को फौरन फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। प्रिवोट ने कहा कि अगर बेल्जियम सितंबर में ऑफिशियली ये काम नहीं करता तो जल्द ही फिलिस्तीन को तस्लीम करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलिस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई तो 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बेल्जियम का मौकिफ कमजोर हो जाएगा। उन्होंने इजराइल पर माली पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया और इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के जहर उगलने वाले वुज़रा इतामार बेन ग्वीर और बेजिल स्मोट्रिच पर भी बैन लगाया जाए। वजीर खारिजा ने सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से पहले एक रिकॉग्निशन प्लान पर जोर दिया जो कि फ्रांस के साथ हम आहंगी में हो। वजीर खारजा ने एक मसौदा शाही हुक्मनामा भी पेश किया जिसमें बेल्जियम की जानिब से इजराइल को हथियार बेचने पर 2009 में लगाई गई पाबंदी को सख्त करते हुए इसमें एयर फ्लाइट्स पर पाबंदी भी शामिल की गई है। लगभग 800 बेल्जियम शहरी और माइग्रेंट रिफ्यूजीज को गजा से निकाला गया है, जिसे प्रिवोट ने एक बेहद पेचीदा मुहिम करार दिया, जिसके लिए महफूज गलियारों, पहचान की तस्दीक और हम आहंग वापसी की जरूरत थी। मुल्क भर में यौम आजादी बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। हर गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज और सरकारी इदारे में तिरंगा लहराने के साथ साथ इस बार मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में भी आजादी का जश्न खास अंदाज में मनाया गया। मस्जिदों में तिरंगा लहराता नजर आया।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जामा मस्जिद में पहली बार झंडा फहराया गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के हिदायत पर पूरे प्रदेश की मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराया गया। कांकेर अंजुमने इस्लामिया कमेटी के सदर जावेद मेमन ने इसे फख्र का लम्हा बताया। गुवाहाटी के सीजूबारी हाउसफेड में मौजूद मस्जिद रहमत और जाहिर औलिया दरगाह में भी आजादी का जश्न देखने को मिला। दिल्ली दंगों के 3 मुलजिमों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इन लोगों पर आगजनी जैसे संगीन इल्जाम थे। मुलजिमों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने थाना दयालपुर के मुकदमा नंबर 78/20 में 3 बेगुनाह शहरी इरशाद, अकील उर्फ पप्पर और रईस खान को लूट, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह का एक हिस्सा गिरने से 5 सियाहतियों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के साथ लगी दरगाह पत्ते शाह के एक कमरे की दीवार और छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। तकरीबन 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले लोकल लोग हैं या वहां घूमने वाले सयाहती, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। संभल में शिया बिरादरी ने चेहल्लुम का जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला। इस दौरान पुलिस इंतजामिया की भारी मौजूदगी रही। जुलूस में शामिल लोगों ने मजहबी झंडों के साथ तिरंगा भी लहराया। उत्तर प्रदेश के संभल में शिया बिरादरी के चेहल्लुम का जुलूस निकाला, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान भीड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। जुलूस में शामिल नौजवानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत के कई रियासतों में बंगाली मजदूरों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार किए जा रहे बंगाली मजदूरों में ज्यादातर मुसलमान बिरादरी के लोग हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और रियासत सरकारों से सख्त सवाल किए हैं। मुल्क के कई रियासतों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी होने के शुबहे पर हिरासत में लिया जा रहा है। कई मौकों पर उन्हें मुल्क से बाहर भी भेज दिया गया, जबकि वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के रिहायशी थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन इल्जामात वाली एक जनहित याचिका पर समाअत की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की हुकूमत से जवाब तलब किया। कोर्ट ने मुत्तालिका रियासतों से ज़बानी तौर पर पूछा है कि मांग के हुक्मात को कैसे अमल दरामद किया जाए। साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू समेत कई सीनियर सियासी रहनुमाओं ने सदैव अटल यादगार पर फूल पेश किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं बरसी पर आज उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार भारत की तामीर के लिए सबको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। सदारत द्रौपदी मुर्मू ने भी आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खिराजे अकीदत पेश की। आरएसएस के साबिक तर्जुमान राम माधव ने कहा कि कुछ लोग आरएसएस की मुखालफत सियासी फायदे के लिए करते हैं। दरअसल लाल किले की फसील से पीएम नरेंद्र मोदी के खिताब में आरएसएस की तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस ने इसकी मजम्मत की थी। लाल किले की फसील से पीएम नरेंद्र मोदी के खिताब में आरएसएस की तारीफ को लेकर कहा, यौम आज़ादी के मौके पर पीएम की तकरीर में आरएसएस का जिक्र सुनकर करोड़ों लोग खुश हुए हैं। उन्होंने कहा, ये तंजीम इस साल अक्टूबर में अपने 100वें साल में दाखिल हो रही है। ये 100 साल से हर दिन बढ़ती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान विकसित भारत योजना को लेकर जुम्मे को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए अदादो शुमार हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान विकसित भारत योजना को लेकर जुम्मे को उन पर तंज किया और इल्जाम लगाया कि उनके पास कोई नया आइडिया नहीं है और नौजवानों को रोजगार नहीं, सिर्फ जुमले मिलेंगे। 79वें यौम आज़ादी पर वजीर आजम मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त तनकीद की है। ओवैसी ने आरएसएस पर अंग्रेजों की मदद और गांधी से नफरत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने आरएसएस को चीन से भी बड़ा खतरा बताया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा बुलंद किया और कौम को खिताब किया।
इस दौरान उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया और इस तंजीम से जुड़े लोगों की तारीफ की। इस बयान के खिलाफ एहतजाज करते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से आरएसएस का महिमा मंडन करना जंग आज़ादी का अपमान है। एनसीईआरटी ने 79वें यौम आजादी पर बंटवारे पर एक नया मॉड्यूल जारी किया, जिस पर कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने चुनौती दी है। दीक्षित ने बंटवारे के लिए जिम्मेदार लोगों पर एनसीईआरटी के दावों पर सवाल उठाए हैं। एनसीईआरटी ने 79वां यौम आजादी पर एक नया मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें उसने मुल्क की तकसीम के पीछे जिम्मेदार लोगों का जिक्र किया है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं एनसीईआरटी को तकसीम पर बहस के लिए चुनौती देता हूं। आज बीजेपी के पास एनसीईआरटी है, उन्हें तकसीम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बताते चले कि एनसीईआरटी ने इस नए मॉड्यूल में मुल्क की तकसीम के पीछे जिम्मेदार लोगों का तज़किरा किया है, जिसमें कांग्रेस क़यादत पर अहम जिम्मेदारी डालते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस ने तकसीम की तजावीज को मंजूर कर लिया और जिन्ना को कम आका। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे पास जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सभी गड़बड़ी के सबूत मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रही है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया, जिसके बाद एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें काफी गड़बड़ी पाई गई है। तमाम ऑपोजिशन पार्टियां SIR की मुखालफत कर रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी जानकारी दे और नाम हटाने की वजह भी बताए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 50 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का मकसद पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा है, अब हमारी सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का हदफ रखा है। इसके साथ ही सूबे में सनत लगाने वाले कारोबारियों को खास इक्तिसादी पैकेज दिया जाएगा। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और GST के लिए दी जाने वाली मुराद को 2 गुना किया जाएगा। झारखंड के तालीमी वजीर और JMM MLA रामदास सोरेन का बीते रोज इंतकाल हो गया। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर इंतकाल की इत्तला दी। इस महीने की शुरुआत में रामदास सोरेन अपने मकान के बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद ब्रेन हैमरेज हो गया था। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। उनकी हालत निहायत ही नाजुक बनी हुई थी। घाटशिला से वो 2 बार MLA बने। CM हेमंत सोरेन ने उनके इंतकाल पर दुख जताते हुए कहा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा, आखिरी जौहर दादा। CM उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ आफत पर दुख जताया और मुकम्मल रियासत के दर्जे का ऐलान न होने पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने मरकजी सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर में 79वां यौम आज़ादी बड़ा धूमधाम से मनाया गया। श्रीनगर में CM उमर अब्दुल्ला ने बख्शी स्टेडियम में झंडा फहराया और आज़ादी का त्योहार मनाया। इस कार्यक्रम में CM उमर अब्दुल्ला ने PM नरेंद्र मोदी के लाल किला में किए गए खिताब का पर अफसोस जताया। दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार इस बात की उम्मीद कर रही थी कि PM मोदी लाल किले से आज जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस दे देंगे। हालांकि PM मोदी ने अपने 103 मिनट की तकरीर में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर को मुल्क की बाकी रियासतों के बराबर करने का वादा किया गया था, लेकिन क्या हम आज बराबर हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या खता की है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक दूर दराज गांव चशोती में शनिवार को लगातार तीसरे दिन बचाव और राहत मुहिम जारी है। इस गांव में 60 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पहाड़ी रियासतों में मॉनसून का भयानक कहर जारी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अब तक बारिश से 317 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती में बादल फटने से जुमेरात को आई तबाही में बचाव का काम लगातार तीसरे दिन भी जारी है। जुमे तक 60 लोगों की लाशें मलबे से निकली जा चुकी हैं। धराली में बीते 5 अगस्त को खीर गंगा से आई बाढ़ ने मिनटों में बाजार, होटल और घर बहा दिए।
तबाही के साथ पीछे रह गए सिर्फ मलबे के ढेर, सदमे में डूबे वो लोग जिनके अपनों का कोई पता नहीं चल पा रहा है, और कई सवाल जिनके जवाब का अब भी इंतजार है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव, जो कभी गंगोत्री यात्रा के रास्ते पर चहल पहल से भरा एक अहम पड़ाव था, आज सन्नाटे और बर्बादी की अलामत बन चुका है। कभी होटलों और दुकानों से गुलजार रहने वाला धराली का बाजार अब मलबे और टूटी लकड़ियों का ढेर है। हवा में नमी और सड़ान घुली हुई है, जैसे ये इलाका अब भी खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा हो। क्रिकेट एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच होना है। इससे पहले साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने कहा, उन्हें समझने की जरूरत है कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे लिए हमारे मुल्क का वो जवान जो सरहद पर खड़ा है, उनका खानदान जो कई बार उनको नहीं देख पाता है, उनकी शहादत हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौट पाते हैं, वो इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं हम सब के लिए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम एक क्रिकेट मैच नहीं छोड़ सकते। अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए बहुत कम ठोस कदम उठाए हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब मानव हुकूक के मसले पर दबाव बढ़ा दिया है। मंगल के दिन जारी अमेरिकी हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मज़कूरा इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए बहुत कम ठोस कदम उठाए हैं। यानी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मरकजी हुकूमत इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से निपटने में नाकाम रही है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर कहा गया है कि उसने कभी कभार ही ठोस कदम उठाए हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रूस आने की दावत दे दी, जिस पर अमेरिकी सदर चौंक गए। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। पुतिन ने ट्रंप को लेकर एक दावा भी किया। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुचर्चित बैठक में यूक्रेन जंग, आपसी ताल्लुकात और ताउन के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद हुई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट चली, जिसमें दोनों लीडरान ने सहाफियों से सवाल नहीं लिया, सिर्फ अपनी अपनी बात ही रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में ट्रंप ने पुतिन से कहा, जल्द मिलेंगे। इसके जवाब में पुतिन ने अंग्रेजी में कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। इस पर ट्रंप मुस्कुराए और बोले, ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।